बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 18 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की सुबह आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले रन डाउन। पहली खबर, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, धमाका खेज इंकशाफात, धमाका खेज इकबाल जुर्म। और आप जानना चाहते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना। आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, किसके कहने पर दिया और उनके अगराज़ व मकासद क्या हैं। आप जानना चाहते हैं क्या वाकई ज़मीर जागा या बहुत लेट जागा तो आपको कुछ और जागता हुआ महसूस हो रहा है। बहुत सारे सवालात आपके जहन में हैं। हमने पूरी तहकीक की है, बातचीत की है बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स के साथ और ख़ुद भी कोशिश की है इस गुत्थी को सुलझाने की। मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर जो रखनी है वो है हमारी आज की हीरो, दबंग कमिश्नर सिलवत सईद। जी हां, कमिश्नर फैसलाबाद सिलवत सईद जो डट के खड़ी हुई और बंद बांधा धांधली के खिलाफ। ज़मीर वक्त पर जागा। चौधरी निज़ामुद्दीन को कोरा जवाब दिया कि मैं धांधली नहीं करूंगी और जो कहा वो करके दिखाया। वो कौन है और उनके बारे में पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे कि कैसे उन्होंने धांधली के खिलाफ बंद बांधा। और तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा। जी हां, काजी की कलाबाजियां, काजी साहब किस तरीके से कलाबाजियां ले रहे हैं। पहले मेयार और सेट किए, आज कुछ और कह रहे हैं। दूसरों पे इल्ज़ाम लगे तो मेयार और हैं, खुद पर इल्ज़ाम लगे तो मेयार बिल्कुल और हैं। इस पर तफसीली बात करेंगे और कुछ छोटी मोटी खबरें आपके सामने। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले आपको याद करवा दूं कि किसी की भी आवाज़ को या किसी भी चैनल को मजबूत करने के लिए आपको दो काम करने पड़ते हैं। एक तो वो वीडियो लाइक करनी पड़ती है और दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ता है। इन दो चीज़ों से आप इंडोर्समेंट देते हैं जिससे वो आवाज़ मजबूत होती है और दूर तक जाती है। अगर आपको लगता है कि हम सच बोलते हैं तो फिर ये इंडोर्समेंट दीजिए और अगर आपको ये लगता है कि हम झूठ बोलते हैं तो बिल्कुल ना दीजिए। अब पहली खबर की तफसील की तरफ चलते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, धमाका खेज बयानात, इंकशाफात और इकबाल जुर्म किया। आपको पता है कि उन्होंने बयान दिया कि वो शर्मिंदा है, उन्होंने धांधली की। 13 कौमी असम्बली की और 26 सूबाई असम्बली की रावलपिंडी की डिवीज़न के अंदर जो 39 सीट्स हैं, 39 सीटें हैं सूबाई और कौमी असम्बली की। उनमें उन्होंने कहा कि हमने 70 हज़ार की लीड जो है उसको बदला, हारने वालों को जता दिया, जीतने वालों को हरा दिया। उन्होंने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ये गुनाह मैंने किया, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे फांसी दे दी जाए। मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस जुर्म में शरीक हैं। अब उनका ये बयान इतना धमाका खेज था कि इसके बाद सारे परेशान हो गए कि उनका ज़मीर जो है वो लेट जागा, लेकिन इतना अच्छे तरीके से कैसे जाग गया। क्योंकि हमें हर चीज़ में वहम होता है, हम हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढते हैं और ढूंढें भी क्यों ना। 1947 से लेकर अभी तक हमारे साथ हाथ ही तो होता आया है। वो भले 47 के बाद कोई भी इलेक्शन हो, 1970 का इलेक्शन हो, 56 का आइन बनना हो, 58 में आइन मुअत्तल होना हो, 1965 के इलेक्शन हो, 1970 के इलेक्शन हो और उसके बाद के इलेक्शन हो, हमेशा हमारे साथ धोखे हुए, हाथ हुए। तो हमें अब यकीन नहीं आता कि हम इतने खुशकिस्मत भी हो सकते हैं कि हमारे यहाँ का एक इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट पहले तमाम धांधली सरअंजाम देगा, तमाम फाशिज्म करेगा और उसके बाद उसका अचानक ज़मीर जागेगा। अल्लाह करे कि ऐसा हो, और अगर ऐसा हो तो इसमें कोई शक नहीं कि फिर किस्मत की देवी हम पर मेहरबान हो गई है, अल्लाह ने हम पर फजल कर दिया है और अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अमूमी तौर पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए हमने इस पूरी खबर के ऊपर बहुत सारे लोगों से बात की, पॉलिटिकल पंडित्स के साथ बात की, बड़े जर्नलिस्टों के साथ बात की, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात की, इस सारे मामले को समझने की कोशिश की। तो हमारे सामने 4 सिनारियोज़ आए। जी हाँ, 4 मुख्तलिफ सिनारियोज़ लोगों ने डिस्कस किए, आपके सामने रखते हैं और फिर तजिया देते हैं अपना, और फिर आप और हम मिलकर समझेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। पहला सिनारियो तो ये है कि जो कमिश्नर साहब हैं उनका वाकई ज़मीर जागा, लेट जागा लेकिन वाकई जागा और वो अपनी दुरुस्तगी करना चाहते हैं, अपने अमाल के ऊपर माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी लेने की भी कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की, इसलिए अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। अगर ऐसा है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इससे बड़ी नेमत पाकिस्तान के लिए और कोई नहीं होगी। ये हैं वो बोलते हुए मुजाहिद, खामोश नहीं बल्कि बोलते हुए मुजाहिद, जिनकी वजह से पाकिस्तान आगे जा सकता है। और अल्लाह करे और चंद मुजाहिद ऐसे पैदा हों जो ये सारा सच
सच बताएं, और अगर और चंद ना भी हों तो ये एक ही काफ़ी होगा। अगर ये अपने मकसद पर डटे रहें और वाकई ऑनेस्टी के साथ ये सब कुछ कर रहे हों तो पाकिस्तान में इसके बाद बहुत बड़ी तब्दीलियां आएंगी। अल्लाह करे कि हम इतने खुशकिस्मत हों, लेकिन अमूमी तौर पर हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। अब मैं इसका काउंटर आर्गूमेंट देता हूं कि अगर ये सच्चे थे तो सबसे पहले इन्होंने ये सारी धांधली की क्यों? तो आप कहेंगे वो तो सबने की। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आज की हीरो कमिश्नर सिलवत सईद, फैसलाबाद की दबंग कमिश्नर, उनको भी चौधरी निजामुद्दीन ने धांधली करने को कहा। कोरा चिट्टा जवाब अपने दफ्तर में आंखें डालकर उन्होंने दिया और कहा कि अभी मुझे नौकरी से हटाना है, इस सीट से हटा दें, जेल भेजना भेज दें, मैं धांधली करके नताइज चेंज नहीं करूंगी। और उन्होंने फिर वो करके दिखाया। पूरे फैसलाबाद में क्लीन स्वीप हुआ। वहां पर आबद शेर अली की सीट के ऊपर बहुत लेदे हुआ और वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, आरओ थे, उनके ऊपर भरपूर प्रेशर डाला गया। उन्होंने भी आगे से, क्योंकि कमिश्नर ने ऊपर से सबको हौसला दिया हुआ था, उन्होंने नताइज तब्दील करने से इनकार कर दिया और 2 सीटों पर वहां नताइज तब्दील हुए। एन 106 जो खालिद नवाज सदरेज जीते थे, मार्जिन कम था, इसलिए मुझे लगता है लोअर अमले ने मिलके, और वहां पर कुछ लोग चौधरी निजामुद्दीन की तरफ से आए जिन्होंने फिर लोअर लेवल के ऊपर उसको मैनेज किया। और इसी तरीके से समुंदरी में एक जीता हुआ हल्का जो है वो वहां पर हाफिज मुमताज को हराया गया। वहां भी लीड कम थी, मार्जिन कम था, यह 70,000 50,000 वाला काम नहीं था। वहां भी इलेक्शन जो है वो लोअर लेवल के ऊपर मैनेज किया गया। बाकी तमाम की तमाम उस डिवीजन की सीटें जो रावलपिंडी डिवीजन से ज्यादा बनती हैं, उन सीटों के ऊपर कमिश्नर सिलवत सईद ने एक निडर और आइन से वफादार ब्यूरोक्रेट और सरकारी अफसर का और अपने अहदो पैमा जो उनका आइन के साथ है उसका मुकम्मल पास किया और दबंग अंदाज में उन्होंने चौधरी निजामुद्दीन को जवाब दिया, कोरा चिट्टा जवाब दिया कि मैं धांधली नहीं करूंगी। हम सताइश करते हैं, काबिल तहसीन है उनका अमल और वो इस कौम की हीरो हैं। हमें इस तरह के सिविल सर्वेंट्स चाहिए, ना कि ऐसे सिविल सर्वेंट्स जो अवाम के हक पर डाका डालें और उनका बहुत लेट ज़मीर जागे। तो एक तो वो उस वक्त उनका ज़मीर जाग सकता था, लेकिन चलें एक और काउंटर आर्गूमेंट देते हैं कि देर आए दुरुस्त आयद, अभी जाग गया। अच्छा जी, अभी जाग गया तो जागते जागते जाते जाते वो कम से कम जो 39 सीटें थी, 39, 2600 बाई 13 कौमी, उनका एक प्रिंट आउट ही दे जाते सहाफ़ियों को, जाते जाते बता जाते भाई ये जीता हुआ है, ऐसे जीता हुआ है। यहाँ हमने 33,532 वोट जाली भुगताए हैं, यहाँ पर हमने 26,000 वोट जाली भुगताया है, यहाँ पर हमने 40,000 वोट जाली भुगताया है, यहाँ पर हमने ये किया है। पूरी तफसील दे जाते ताकि सच का कोई फ़ायदा होता, उसका कोई मुदावा होता। वो एक करियर ब्यूरोक्रेट है, वो सिविल डीएमजी ग्रुप से तो नहीं है, पंजाब सर्विस से हैं गालबन, लेकिन बहरहाल नीचे से ऊपर गए हैं। पूरी ज़िंदगी 30-35 साल का उनका सर्विस है, चंद दिन में रिटायर होने वाले। उनसे ज़्यादा किसको पता है कि जाने से पहले फाइल को क्लोज करके जाना होता है, मतलब कि काम पूरा डाल के जाना होता है। उनसे ज़्यादा ये बात किसको पता होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर उनका ज़मीर अगर जागा तो आज सुबह उन्होंने कहा कि मैं जब नमाज पढ़ी तो उसके बाद मैंने ये करने की कोशिश की। उसके बाद वो हनीफ अब्बासी के साथ गालिबन एक मीटिंग के अंदर बैठे पाए गए। तो अगर इतनी घिन आ रही थी इस सारे सिस्टम से तो हनीफ अब्बासी के साथ क्यों बैठे? ये बात तो तय है ना कि धांधली की उन्होंने, तो सबको पता है, ये तो रिटन ऑन द वॉल है ना कि धांधली हुई, बदनमा धांधली हुई। लेकिन मेरा एनालिसिस इसके ऊपर है कि फिर वो मीटिंग्स कैसे चेयर कर रहे थे। अच्छा, फिर अगली बात हम आपके साथ ये करते हैं कि जब उन्होंने ये सारा कुछ किया तो उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका जिम्मेदार है, इस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। एक शख्स जो अपनी जान लेने की बात कर दे कि मैंने कोशिश की, फिर वाकई उसको ना चीफ जस्टिस से डर आएगा ना उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आएगा, और वही कमिश्नर चट्ठा ने करके दिखाया। लेकिन एक हैरानी की बात थी, उनसे किसी ने फ़ौज के बारे में सवाल नहीं किया। उन्होंने खुद ही फ़ौज को क्लीन चिट दे दी कि फ़ौज ने इलेक्शन ज़बरदस्त कराए हैं। किसी ने उनसे ये नहीं पूछा था, हजूर अगर आप ये कहें कि फ़ौज इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और चीफ जस्टिस थे, तो फिर आपका ज़मीर पूरा नहीं जागा, उसको थोड़े से टीके और लगाने की ज़रूरत है। फिर पूरा जगाएं ना, फिर सच बोलना है तो पूरा बोलें। इसकी समझ नहीं आई, ये बारीक कार्रवाई डालकर आप किधर को निकल गए। फिर तीसरी बात जो उन्होंने नहीं की या की वो ये कि उन्होंने खुद से ही एक कॉन्सेप्ट कॉइन कर दिया कि नया इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं फॉर्म 45 के ऊपर रिजल्ट दिया जा सकता है। क्यों उन्होंने ये कॉइन किया कि नया इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं? नए इलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। तो वो
एज अ कमिश्नर नोटिफिकेशन करके भी जा सकते थे, एक लेटर निकाल के जा सकते थे, तमाम तफसील दे सकते थे कि इन इन लोगों ने हमारा जो है वो मैंडेट हमने चोरी किया था, ये लोग जीते हुए इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखकर जा सकते थे, बजाय इसके कि ये एक अधूरा सा काम डाल के और अचानक से उनका ज़मीर जागा और उन्होंने ये सब कुछ कहा। मैं दोबारा कह रहा हूं कि हतमी हमें कुछ नहीं पता, अगर उनका ज़मीर जागा है तो वो काबिल तहसीन है, काबिल सताइश है, हमारा सलाम है। लेकिन जब हम 2+2 करते हैं, पॉलिटिकल पंडित्स के साथ बात करते हैं, एनालिस्ट के साथ बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारी और बातें। अच्छा जी, सिनेरियो 2 जो मार्केट के अंदर चल रहा है, सिनेरियो 2 ये मार्केट के अंदर चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक ग्रुप ऐसा था चौधरी निजामुद्दीन का, जो कहता था कि हर सूरत अवाम का मैंडेट लूटना है और हर सूरत नून लीग को हुकूमत के ऊपर बिठाना है, हर सूरत तहरीक इंसाफ को क्रश करना है, दीवार के साथ लगाना है। अवाम ने उनके उन मकासद को फेल कर दिया। अब चौधरी निजामुद्दीन के अंदर से एक और ग्रुप उठा, उन्होंने कहा कि नहीं, अब वक्त है इस गलती को दुरुस्त करने का, और इस गलती को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि अब तहरीक इंसाफ को उनका मैंडेट वापस दिया जाए, और उसका हल निकालने के लिए उन्होंने ये काम करवाया। उस ग्रुप ने, जो विद इन द एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसा ग्रुप था, उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब अब चलें, सच बोलें, और ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट वापस मिल जाए। कुछ लोग इस सिनारियो के बारे में सोच रहे हैं कि यह भी हो सकता है। अगर इस सिनारियो को हम दुरुस्त माने तो फिर आपका सवाल होगा कि उसके बाद रात गए वो जो आरओज़ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बहुत ही मैं ये कहूँगा कि गैर मुतासर कुन बॉडी लैंग्वेज के साथ, उनकी तैयारी भी नहीं करवाई गई पूरी तरह से, उन्हें रात मिडनाइट मीडिया के सामने फेंका गया। तो आप सवाल पूछेंगे फिर वो क्यों चौधरी निजामुद्दीन करवा रहा है? वो इसलिए कि चौधरी निजामुद्दीन के अंदर कई सिस्टम एक टाइम में काम कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये कि हो सकता है कोई और एक सिस्टम ये करवा रहा हो और दूसरा सिस्टम ये करवा रहा हो। लेकिन बहरहाल मेरी जो अपनी अकल कहती है कि शायद अभी तक, अल्लाह करे हमारे इतने अच्छे दिन हों कि चौधरी निजामुद्दीन के अंदर लोगों को ये होश आया हो, ख्याल आया हो। लग नहीं रहा कि हम इतने लकी हैं। इस सिनारियो से भी आगे चलते हैं। तीसरा सिनारियो, कुछ पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर चौधरी निजामुद्दीन के अंदर एक ग्रुप है जो किसी सूरत मरियम नवाज साहबा को और नवाज शरीफ को किसी ओहदे पर नहीं देखना चाहते। इसीलिए उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बुरी तरह से हराया, और शहबाज शरीफ और जो लोग शहबाज शरीफ के करीब थे तमाम उनको जताया, और जितने लोग नवाज शरीफ के करीब थे उन तमाम को हराया। हालांकि शहबाज शरीफ के करीब वालों की जो लीड थी वो कम थी, नवाज शरीफ के करीब जो लोग थे, शहबाज शरीफ के करीब जो लोग थे वो ज़्यादा लीड से हार रहे थे, फिर भी मैनेज किया रिजल्ट्स को। शहबाज शरीफ के करीब जो लोग थे उनमें से कई कम लीड से हार रहे थे, फिर भी मैनेज करके नहीं दिया और उनको हरा दिया। इसलिए मरियम और नवाज शरीफ को चौधरी निजामुद्दीन के अंदर से एक ग्रुप जो है वो माइनस करना चाहता है। इसलिए उन्होंने ये काम करवाया ताकि 39 सीटें जो हैं, 39 सीटें, और इसमें से 26 सीटें जो हैं वो जब निकल जाएंगी सूबाई असम्बली की, तो मरियम साहबा का चीफ मिनिस्टर बनने का जो अरमान है वो निकल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और वो नहीं आ सकेंगी। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो ग्रुप किसी सूरत, या जो माइंडसेट किसी सूरत ये नहीं चाहता कि नवाज शरीफ या उनकी बेटी किसी ओहदे पर आएँ, वो शहबाज शरीफ के लिए तो राज़ी हैं, इन दोनों को टाइम नहीं देना चाहते, उनके मामलात जो हैं वो इस पे पूरे हो गए। मैं इस तजज़िये के साथ, इस सिनारियो के साथ अग्री नहीं करता। अगर ऐसा होता तो मरियम नवाज हारी हुई थी लाहौर से, प्रोविंशियल असम्बली की सीट, उन्हें जताने की क्या ज़रूरत थी? और अभी भी इस कमिश्नर से ये करवाने की क्या ज़रूरत थी? कमिश्नर लाहौर से बड़े आराम से वो मरियम नवाज के इलेक्शन को दोबारा रिकैलकुलेट करवा दें। ओपन अगर रिकैलकुलेशन करवा दें, 5 मिनट में वो हार जाएंगी, उनसे जान छूट जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये सिनारियो जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर उनको हटा देंगे हरा के, तो ऑटोमेटिकली हमजा या कोई और चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये वाला सिनारियो काबिल अमल को ख़ास लगता नहीं। इसमें एक और सिनारियो दिया जाता है, और वो ये सिनारियो दिया जाता है कि शहबाज शरीफ को ये कहा गया है कि फेडरल हुकूमत नहीं लेनी और प्रोविंशियल हुकूमत हमने लेनी है। तो शहबाज शरीफ खुद तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, अब उनका रास्ता तो बंद कर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ कहते हैं हमने कौमी असम्बली मीन वफाकी हुकूमत नहीं लेनी, लेकिन मरियम को चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं सूबाई असम्बली। तो चट्टा साहब क्योंकि बहुत करीब हैं शहबाज शरीफ ग्रुप के, स्पेशली हमजा शहबाज के, तो उनके कहने पर उन्होंने ये बम मार दिया है दरमियान में, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे,
क्योंकि अगर 26 सीटें निकल जाएंगी तो फिर जो है वो नहीं बन सकती मरीम नवाज़ भी। अच्छा, ये आर्गूमेंट बड़ा इंटाइसिंग लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें भी बहुत ज़्यादा जान नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस आर्गूमेंट को अगर लेकर चलें और शहबाज शरीफ साहब वाकई इतना आगे तक अगर कार्ड खेल लें तो फिर शहबाज शरीफ ने अपने वज़ीर आज़म बनने के हाथ तो खुद ही काट लिए, क्योंकि अगर वो 26 सीटें मरीम की छीन रहे हैं तो 13 सीटें कौमी असम्बली में अपनी भी तो छीन रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है। इतना दलेर, इतना तगड़ा फैसला लेने वाला हमारा चैचू शहबाज शरीफ नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ा फैसिनेटिंग और इंटाइसिंग किस्म का आर्गूमेंट है, सिनारियो है, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़्यादा काबिल अमल मुझे कोई इसमें नज़र नहीं आता। आखिरी सिनारियो जो इस टाइम मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है या डिबेट हो रहा है या डिस्कस हो रहा है वो ये है कि चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने सब गलत कर लिया, तमाम अंदाजे गलत हो गए, ये कभी सोचा नहीं था ये सब कुछ होगा, अवाम ने हैरान कर दिया, इतने लोग निकल आए कि ना मैनेज हो सके, ना नताइज मैनेज हो सके। इमरान खान को तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना था जिसमें फेल हो गए। तो इन तमाम फेलियर के बाद अब उनके लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ज़बरदस्ती ये हुकूमत बनाते हैं, मीन शहबाज शरीफ को ऊपर, मरीम नवाज़ को नीचे या किसी को भी नीचे सूबाई असम्बली में, तो कोई भी पूरी दुनिया में तो सब ने इसको रिग्ड इलेक्शन कह दिया, इकोनॉमिस्ट से लेके अमेरिका ने भी कह दिया कि इसके अंदर धौंस, धांधली और जोर भी इस्तेमाल हुआ है, फोर्स भी इस्तेमाल हुई, तो सब कुछ तो पूरी दुनिया ने इस इलेक्शन को तो नंगा कर दिया। अब अगर हम हुकूमत बैठा भी देंगे तो उसके पास ना कोई इखलाकी जवाज़ होगा, ना कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी होगी, ना पूरी दुनिया उसके साथ इंगेज करेगी, ना पाकिस्तान के अंदर सुकून होगा, ना सर्टेनिटी होगी। तो जो काम चौधरी निज़ामुद्दीन करवाना चाहते थे वो तो हासिल नहीं होगा। तो फिर 100 जूते और 100 प्याज खाने का फ़ायदा क्या सारे सिस्टम को? तो इसलिए चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने यह फैसला किया कि अब इसमें बम मार दें, मतलब कि कमिश्नर साहब से ये बयान दिलवा दें, उनका जब बयान आ जाए तो फिर काजी साहब के सामने रखें और साथ काजी साहब को भी ठोक दें कमिश्नर साहब के बयान में, ताकि काजी साहब ब्लैकमेल हों और तावन करें, और इस तावन में वो कहें कि हाँ लग रहा है इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, इनको कल अदम मैच दोबारा होगा, कल अदम। अब जैसे ही मैच दोबारा होगा उसके बाद मैच दोबारा करने के लिए 3 महीने का टाइम लिया जाए। और आपको पता है पाकिस्तान में तो अल्लाह माफ़ करे आजकल वैसे ही हमारा दुश्मन हम पे चढ़ा है, आए दिन दहशतगर्दी हो रही है। अल्लाह ना करे कि दोबारा को ऐसे वाक़यात हों, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो जाए या सैलाब आ जाए या खुदा न खास्ता कुछ और हो जाए तो फिर उसका नाम लेके इलेक्शन थोड़ा और डिले, फिर और डिले, और इस तरह चौधरी निज़ामुद्दीन को वक्त मिल जाए और वो अपने वक्त पर और अपने तरीके से कोई इलेक्शन करवाने की किसी टाइम कोशिश करें। ये चौथा सिनारियो, इसके भी खिलाफ बहुत सारे आर्गूमेंट्स हैं, इसके भी हक में सारे आर्गूमेंट नहीं हैं। मसलन उस्ताद रफ़ीक साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये मुझे इसलिए नहीं लगता कि जब तक एक इलेक्शन में अवाम ने इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बना लेना, अब इमरान खान का मैंडेट ख़त्म होने वाला नहीं है, नीचे जाने वाला नहीं है, अवाम डिसंगेज होने वाली नहीं है। इसलिए ये अगर वो वक्त बढ़ा भी लेंगे, वक्त में डिले भी कर लेंगे, इस चीज़ को इस टाइम को बहाना बना के आगे पीछे भी हो लेंगे, तो अगले इलेक्शन में भी यही नताइज आएंगे। इस आर्गूमेंट में भी बड़ी जान है। तो ये 4 सिनारियोज़ हैं आपके सामने हमने रखे हैं। मैं इस टाइम हतमी तौर पर आपके सामने ये नहीं कह सकता कि इनमें से कौन सा सिनारियो तगड़ा है, कौन सा सिनारियो वीक है। मेरे ख्याल में सबसे आखिरी और सबसे जो एक सिनारियो है कि वाकई उनका ज़मीर जागा है, और एक सिनारियो है कि इस्टेब्लिशमेंट या इसमें से एमरजेंसी लगाना चाहती है, या मेरे अजीज़ हमवतनों उसका वैसे चांस बहुत कम है, लेकिन बहरहाल तज्जिए के तौर पे, और या फिर एक एमरजेंसी इकनॉमिक या वैसे ही इलेक्शन डिले करके आगे लेके जाना और राजू बन गया जेंटलमैन को ही आगे इस्तेमाल करना, काजी साहब को इस्तेमाल कर जाना बीच में। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये 2 ऑप्शन जो हैं, ये इनके हकीकत के करीब होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। अल्लाह करे कि पहला ऑप्शन ही हो कि उनका ज़मीर वाकई जागा हो, अल्लाह करे कि हमारे यहाँ वाकई ज़मीर जाग जाएँ और ये बातें हों। अगर ऐसा हो तो फिर इससे बड़ी नेमत तो कोई और हो नहीं सकती। अच्छा जी, अगली खबर काजी साहब की कलाबाजियाँ। काजी साहब ने कहा है, एक इंटरव्यू एक तो उन्होंने फ़ौरन से इमरान वसीम साहब को दे दिया, और हैरान कुन बात कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस, इधर से इल्ज़ामात लगे, 2-2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर वो माइक्रोफोन के सामने थे और वो इंटरव्यू दे रहे थे। हालांकि उन्होंने मीडिया को कोई इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक जब से चीफ जस्टिस बने, लेकिन एकदम से वो इंटरव्यू भी हो गया और सब कुछ हो गया। तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही थी। बहरहाल उसमें जो उन्होंने आर्गूमेंट लिया कि जी ऐसे कोई भी इल्ज़ाम लगा देगा, कोई सबूत नहीं दिया, कल को कह देगा चोरी भी किया है, तो ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। काजी साहब बिल्कुल वैसे ही जैसे अकबर एस बाबर साहब ने कहा था कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर हूं और मुझसे इलेक्शन चुराया गया है, आपने उनसे सबूत नहीं मांगा था कि आप वाकई मेंबर हैं,
आपने उन्हें नहीं कहा था कि साबित करें आप मेंबर हैं, बल्कि आप तहरीक इंसाफ के पीछे लठ लेके चढ़ दौड़े थे और आपने ये कहा था कि वो मेंबर है, आपने इलेक्शन चुराया और आपने बल्ला छीन दिया। फिर आपने अपने इंटरव्यू में एक और बात की कि मैंने इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया था। ये भी सर आपने माजरत के साथ गलत बयानी की। ना सिर्फ आपने इलेक्शन का हुक्म दिया, ना सिर्फ आपने बल्ला छीना, ना सिर्फ आपने हाई कोर्ट लाहौर का फैसला, आरओज का जो ब्यूरोक्रेसी के आरओज का फैसला था, जो इलेक्शन लूटने का धांधली का पूरा प्लान था, जिसका बयान अब कमिश्नर चट्टा ने दिया है, आप ही उसके सिग्नेटरी थे। इस सारी धांधली के रुए रवां हजूरे वाला आप ही हैं। तो अब ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको फुल कोर्ट बनानी चाहिए और मेरा दस्त बदस्त आपसे एहतराम से गुजारिश है कि उस फुल कोर्ट से आपको अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर किसी को एतमाद नहीं। और फिर फुल कोर्ट इन्वेस्टिगेट करे और लाइव चलाए पाकिस्तानी कौम के सामने और पता चले कि धांधली हुई है कि नहीं। ऐसे एक इंटरव्यू देकर आप अपने लिए डिफरेंट मेयार और दूसरों के लिए डिफरेंट मेयार जो है वो सेट नहीं कर सकते। अच्छा जी, जाने से पहले आपको बता दूं कि आज का पंजाबी वीलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और वो है कि मैं लाहौर जाऊंगी। आपने फिल्म तो देखी थी मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, लेकिन अब नई फिल्म चल रही है कि मैं सिर्फ लाहौर जाऊंगी। और वो फिल्म है हमारी बाजी मरियम नवाज़ की ख्वाहिश कि वफाकी हुकूमत नहीं लेनी, सिर्फ हमने पंजाब की हुकूमत लेनी है लूटे हुए मैंडेट के साथ। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। बाजी मरियम इसमें कामयाब हो सकती हैं, ये नहीं, वो क्यों कह रही हैं? नवाज शरीफ ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये हमारे आज के पंजाबी वीलॉग का टॉपिक है। देखिए और हमें फीडबैक दीजिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।